कैसे हैं सभी छात्र और छात्राएं। चलिए, मैं आपका अपना टीचर गुलशेर गौड। आज मैं आप लोगों के लिए, आप लोगों को पता है कि हम एक हफ्ते में आपको भारतीय संविधान की क्लास उपलब्ध कराते हैं और आज जो हमारी जो क्लास है वो है भारतीय संविधान। और भारतीय संविधान में भी जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो संसद चल रहा है और संसद में हम लोकसभा पढ़ रहे हैं। ठीक है, लोकसभा का पार्ट 1 हमने आपको कंप्लीट करा दिया है, पार्ट 2 है आज हमारा। ठीक है, लोकसभा मैंने आपको पहले ही बतलाया था कि हम 3 से 4 पार्ट में इसे कंप्लीट करेंगे, स्टेप बाय स्टेप इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं वो सब कंप्लीट करेंगे, क्योंकि लोकसभा किसी भी एग्जाम के लिए मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहां से क्वेश्चन आता ही आता है एग्जाम में। ठीक है, तो आइए आज की हमारी जो क्लास है इसे आगे बढ़ाते हुए, और आप लोगों का हमसे जुड़ने के लिए दिल से आभार। आप लोग ऐसे ही अपना प्यार बना के रखें और कंटिन्यूटी के साथ आप क्लास अटेंड करें। आप लोगों को पता है 12 बजे तक हम आपको क्लास उपलब्ध करा देते हैं, सभी क्लासें। तो आप कंटिन्यूटी के साथ जैसे ऑफलाइन क्लास लेते हैं ऐसे ही हमारी ऑनलाइन क्लास आपको कंटिन्यूटी के साथ प्रदान की जा रही है। तो आप इस चीज का फायदा उठाएं और विषय विशेषज्ञों का भी फायदा उठाएं। और विन आईएएस कैंपस एक अपने आप में रिसर्च हब है। यहां पर जो भी जर्नल स्टडी का टॉपिक पढ़ाया जा रहा है, हिंदी पढ़ाई जा रही है, उत्तराखंड कोई भी सब्जेक्ट, वो आपको 10-15 सालों का पेपरों का एनालिसिस करने के बाद वो टॉपिक आपको तब कंप्लीट कराया जाता है ताकि आपका कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन ना छूटे। तो आइए देखते हैं, क्लास को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं। विषय हमारा भारतीय संविधान और टॉपिक है हमारा लोकसभा पार्ट 2। ठीक है, लोकसभा पार्ट 2। पहला पॉइंट है हमारा आर्टिकल 75(3). जो संविधान का आर्टिकल 75(3) है उसमें कहा गया है कि लोकसभा का जो कार्यकाल होगा वो 5 ईयर होगा, 5 साल होगा। आप लोगों को पता है कि कोई भी संसद जो भी चुना जाता है वो 5 वर्ष के लिए चुना जाता है और 5 वर्ष बाद नई लोकसभा का गठन होता है। नया संसद क्या तो वही चुना जाएगा 5 वर्ष बाद, या फिर कोई भी नया संसद चुन लिया जाता है जनता द्वारा। ठीक है, और लोकसभा का जो चुनाव है अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है, गुप्त मतदान द्वारा। ठीक है, और मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। ये मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बार बार आता है कि जो मंत्री परिषद है वो किसके प्रति उत्तरदायी होती है, राष्ट्रपति के, प्रधानमंत्री के, उपराष्ट्रपति के, या फिर लोकसभा के या राज्यसभा के, इस तरह देता है कंफ्यूज। तो जो मंत्री परिषद होगी वो लोकसभा के प्रति ही उत्तरदायी होगी। ठीक है, इस चीज का उल्लेख किस आर्टिकल में किया गया है, 75(3) में। और लोकसभा का कार्यकाल 5 ईयर, 5 वर्ष बाद ये भंग हो जाती है, 5 साल बाद नए चुनाव करा लिए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है प्रधानमंत्री की सलाह के आधार पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा, याद रखना किसकी सलाह पर, प्रधानमंत्री की, किसके द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा। राष्ट्रपति द्वारा किसकी सलाह पर, प्रधानमंत्री की सलाह के आधार पर। ठीक है, 1970, 1977, 1979, 1984, 1989, 1991, 1997 और 1999, 8 बार, लगभग छोड़ दो 8 बार लोकसभा भंग की गई है समय से पूर्व। मतलब लोकसभा का जो ओरिजिनल टाइम है वो 5 साल है, लेकिन कभी कभी समस्याएं आ जाती है 5 साल से, क्या तो सरकार बहुमत में नहीं रहती, या सरकार अविश्वास मत में आ जाती है, या कोई और कारण बन जाता है। तो ऐसा अब तक जब से भारत आजाद हुआ है 1947 से लेकर अब तक 8 बार हो चुका है कि 5 वर्ष से पूर्व प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति से यह सिफारिश की है कि आप लोकसभा को भंग कर दें। ठीक है, तो ऐसा कितनी बार हुआ, 8 बार। किसने सिफारिश की, किसे, प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति भंग करते हैं लोकसभा को। ठीक है, तो समय से पूर्व, समय मतलब 5 वर्ष से पूर्व। तो लोकसभा को 5 साल से पहले भी भंग किया जा सकता है, किसके द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा। किसकी सिफारिश पर, प्रधानमंत्री की सिफारिश पर। कितनी बार हुआ ऐसा,
8 बार हुआ है सर। नेक्स्ट पॉइंट, आपातकाल। आपातकाल मतलब इमरजेंसी। आर्टिकल 352 अगर भारत में राष्ट्रपति शासन लगा हो, आपातकाल की घोषणा होने पर विधि द्वारा, विधि मतलब कानून द्वारा, संसद लोकसभा के कार्यकाल में वृद्धि कर सकती है, जो एक बार में 1 वर्ष से अधिक वृद्धि नहीं होगी। मतलब संसद को यह अधिकार है कि अगर लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष पूरा हो गया है, ठीक, तो वो कानून बना के, संसद पार्लियामेंट कानून बना के लोकसभा के कार्यकाल में वृद्धि कर सकती है। ठीक है, तो ऐसा अब तक एक बार में 1 वर्ष से अधिक कर सकती है। ठीक है, नेक्स्ट से नोट है, आपातकाल की उद्घोषणा समाप्त हो जाने पर, मतलब जब भारत में राष्ट्रपति शासन समाप्त हो जाए, सामान्य नॉर्मल व्यवस्था बन जाए, हो जाने के पश्चात उसका विस्तार किसी भी दशा में 6 माह से अधिक नहीं होगा। लेकिन 1977 में लोकसभा के कार्यकाल में 2 बार 1-1 वर्ष की वृद्धि की गई है। ठीक है, तो एक बार फिर देख लीजिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, आपातकाल की अगर इमरजेंसी लगी हो, भारत में राष्ट्रपति शासन लगा हो तब, और वो समाप्त हो गया हो, ठीक है, समाप्त हो जाने के पश्चात, बाद मतलब उसका विस्तार किसी भी दशा में 6 माह से अधिक नहीं होगा। मतलब ये जो संसद ने 1 वर्ष से अधिक वृद्धि, जो 1 वर्ष का कार्यकाल बढ़ाया है, तो अगर इमरजेंसी है तो फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं, फिर तो लगा रहेगा। अगर इमरजेंसी समाप्त हो गई 1 साल के अंदर अंदर, तो फिर उसका जो समय रहता है वो 6 माह से अधिक नहीं होगा। लेकिन ऐसा इतिहास में 1976 में लोकसभा के कार्यकाल में 2 बार वृद्धि की गई है, 1-1 वर्ष के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है, लोकसभा एवं राज्यसभा के अधिवेशन राष्ट्रपति द्वारा ही बुलाए जाते हैं और स्थगित किए जाते हैं। मतलब उनकी बैठक भी राष्ट्रपति बुलाते हैं और उनकी बैठक की जो समाप्ति की घोषणा है वो भी राष्ट्रपति ही करते हैं। तथा लोकसभा की 2 बैठकों के मध्य 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब फिर एक बार सुन लीजिए, क्वेश्चन ये आता है एग्जाम में कि लोकसभा और राज्यसभा की जो बैठक है उसे बुलाने का अधिकार या उसे स्थगित मतलब समाप्त करने का अधिकार किसे है? राष्ट्रपति को है। ठीक है, और लोकसभा की 2 बैठकों के मध्य कितने समय का अंतर होना चाहिए? 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। या फिर क्वेश्चन आता है एग्जाम में, 1 वर्ष में लोकसभा की कितनी बैठक होनी अनिवार्य है? 2, 6 माह के बाद। ठीक है, 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है, अनुच्छेद 104 में 104 में उल्लेख किया गया है कि लोकसभा की गणपूर्ति मतलब बैठक, गणपूर्ति या कोरम, याद रखना, गणपूर्ति या कोरम कुल सदस्य संख्या का 10वां भाग, कुल सदस्य संख्या का 10वां भाग यानी कि 55 सदस्य। 55 सदस्य वर्तमान में जो लोकसभा की सदस्य संख्या है वो है 545। 2 राष्ट्रपति द्वारा है, ये मान लो -2, तो 543 मान लो। तो 543 का 10वां जो भाग होता है वो 55 सदस्य होना अनिवार्य है किसी भी बैठक के लिए या किसी भी गणपूर्ति के लिए या किसी भी कोरम के लिए। तो कभी कभी एग्जाम में आता है कौन सा कितनावा भाग? 10वां भाग। या फिर किसी भी गणपूर्ति या कोरम सदस्य संख्या का कितना होना चाहिए? 55। ठीक है, कुल सदस्य संख्या का 55 सदस्य होना अनिवार्य है। क्लियर है? नेक्स्ट, आर्टिकल 108। आर्टिकल 108 में क्या है कि संयुक्त अधिवेशन की बात करी गई है। संयुक्त बैठक जो बुलाई जाती है लोकसभा की और राज्यसभा की, तो उसकी जो बात करी गई है आर्टिकल 108 में करी गई है। क्वेश्चन जो छोटे मोटे एग्जाम है, जैसे आपका ग्रुप सी का है, पुलिस का है, एसआई का है, सी टेट का है, यूपीएससी को छोड़ते हुए बस या यूपीएससी में भी अभी तक पूछा जा रहा है बार बार
कि कितनी बैठक बुलाई जा चुकी है, किसके संयुक्त बैठक जो बुलाने का अधिकार है वो किसे है, किस आर्टिकल के तहत है, किस स्थिति में बुलाई जाती है। तो देखिएगा अनुच्छेद 108 के अंतर्गत संयुक्त अधिवेशन, याद रखना संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति द्वारा 3 स्थितियों में बुलाया जाता है। 3 कंडीशन है संयुक्त अधिवेशन बुलाने की, वे कौन कौन सी है वो देख लीजिएगा आप। कोई भी विधेयक प्रस्ताव, देखो विधेयक जब तक राष्ट्रपति के हस्ताक्षर नहीं होते तो वो कोई भी कानून नहीं बनता, ठीक है। वो विधेयक हो कह सकते हैं आप उसे, बिल कह सकते हैं उसे, प्रस्ताव भी कह सकते हैं। तो तीनों नाम एक है, लेकिन जब राष्ट्रपति की फाइनल अंतिम मंजूरी मिल जाती है तो वो कानून का रूप ले लेता है, वो संविधान का अंग बन जाता है। कोई भी विधेयक प्रस्ताव या बिल जब एक सदन से पारित होने के बाद दूसरे सदन में जाता है तब, मतलब यह है अगर लोकसभा में कोई बिल लाया गया, ठीक है, और लोकसभा द्वारा उसे पास कर दिया गया, लोकसभा द्वारा उसे पास कर दिया गया, तो फिर वो राज्यसभा में जाएगा और राज्यसभा ने उसे ना तो पास करा, ना कोई यस कहा, ना कोई नो कहा, तो ऐसी स्थिति में संयुक्त बैठक बुलाने का जो अधिकार है राष्ट्रपति को है। और किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 108 के तहत। और संयुक्त अधिवेशन की जो बैठक है बुलाता तो राष्ट्रपति है, क्वेश्चन ये आता है उसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो उसकी जो अध्यक्षता करता है वो करता है लोकसभा का अध्यक्ष, ठीक है। तो किस स्थिति में बुलाई जाती है याद रखना, जब एक सदन से पारित होने के बाद दूसरे सदन में जाता है कोई बिल, प्रस्ताव या विधेयक, ठीक है। कि क्या है इसके लिए? दूसरे सदन द्वारा विधेयक को अस्वीकार कर दिया गया हो, मतलब यह है कि अगर लोकसभा द्वारा किसी बिल को पास कर दिया गया हो और राज्यसभा द्वारा उस बिल को अस्वीकार कर दिया गया हो तब। दूसरा पॉइंट याद रखना, विधेयक पर किए जाने वाले संशोधनों के बारे में दोनों सदन अंतिम रूप से असहमत हो, मतलब एक शर्त यह है, तब इस स्थिति में बैठक बुलाई जाती है कि अगर कोई विधेयक है या बिल है या प्रस्ताव है उस पे दोनों सदन एग्री ना हो, तो उस स्थिति में भी राष्ट्रपति आर्टिकल 108 के तहत संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है। तीसरा, दूसरे सदन को विधेयक प्राप्त होने की तारीख से उसके द्वारा विधेयक पारित किए बिना 6 मास से अधिक का बीत गए हो। तीसरी शर्त में, तीसरी कंडीशन यह है कि अगर लोकसभा ने कोई बिल पास कर दिया है और वो राज्यसभा में भेजा गया है और राज्यसभा ने उसे 6 मास से अधिक उस बिल को ना तो यस करा हो या नो करा हो, ना कुछ उस पर अपना फाइनली मत दिया हो, तो उस स्थिति में भी राष्ट्रपति द्वारा संयुक्त बैठक बुलाने की कंडीशन बनती है। तो 3 स्थितियों में राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुलाता है। दूसरे सदन द्वारा विधेयक को अस्वीकार कर दिया गया हो, मतलब जैसे लोकसभा ने पास कर दिया, राज्यसभा ने उसे खारिज कर दिया, अनएक्सेप्ट, ठीक है, उस स्थिति में। दूसरी स्थिति क्या है? विधेयक पर किए जाने वाले संशोधनों के बारे में दोनों सदन अंतिम रूप से असहमत हो गए हो, दोनों सदनों में कोई भी विचार विमर्श या कोई भी असहमत हो दोनों, तब भी संयुक्त अधिवेशन की बैठक बुलाई जाती है। तीसरा, दूसरे सदन को विधेयक प्राप्त होने की तारीख से उस विधेयक के पारित किए बिना 6 मास से अधिक का समय अगर बीत गया हो तब, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, नोट है संयुक्त अधिवेशन। संयुक्त अधिवेशन की बात चल रही है कि बैठक अनुच्छेद 108 के तहत बुलाने का अधिकार राष्ट्रपति को दिया गया है। आर्टिकल 108 में उल्लेख किया गया है कि संयुक्त जो अधिवेशन की बैठक बुलाएगा वो राष्ट्रपति बुलाएगा, लेकिन इस बैठक की अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष करेगा। इसका उल्लेख आर्टिकल 118(4) में है, ठीक है। 108 का
18 बना दो, ठीक है, 18(4). तो 108 के तहत संयुक्त अधिवेशन की बैठक बुलाने का अधिकार राष्ट्रपति को है, लेकिन उसकी जो अध्यक्षता करता है वो लोकसभा का अध्यक्ष करता है। इसका उल्लेख किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 118(4) में। नेक्स्ट पॉइंट, अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त बैठक सिर्फ सामान्य विधेयक, बिल या प्रस्ताव पर ही बुलाई जा सकती है। मतलब जो नॉर्मल बिल है या प्रस्ताव है या विधेयक है, उन्हीं पे संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है। अन्यथा कोई जिस तरह संविधान संशोधन का मामला है उस पे इस तरह की संयुक्त बैठक बुलाई नहीं जा सकती। याद रखना, किस विधेयक पर या बिल पर सामान्य संयुक्त बैठक जो है वो सामान्य विधेयक, बिल या प्रस्ताव पर ही बुला सकता है राष्ट्रपति। लेकिन धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक, मोस्ट इंपोर्टेंट, धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक पर संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जा सकती। आया क्लियर समझ में? आर्टिकल 108 के तहत संयुक्त जो बैठक बुलाई जा सकती है वो सामान्य बिल, प्रस्ताव या विधेयक पर ही बुलाई जा सकती है। लेकिन कोई संविधान संशोधन से संबंधित मामला हो उस पर भी नहीं बुलाई जा सकती, और कोई धन विधेयक, फाइनेंशियल बिल अगर है तो उस पर भी नहीं बुलाई जा सकती। कारण क्या है कि ये दोनों बिल लोकसभा से अलग अलग पास होने अनिवार्य है, लोकसभा द्वारा भी और राज्यसभा द्वारा भी। ठीक है, नोट, संविधान संशोधन विधेयक दोनों सदनों, लोकसभा व राज्यसभा में अलग अलग पास होना अनिवार्य है। अनुच्छेद 368(2). संविधान संशोधन का जो उल्लेख किया गया है वो 368 में किया गया है। लेकिन अगर बात आ जाए लोकसभा संविधान संशोधन विधेयक की, तो ये बिल लोकसभा और राज्यसभा दोनों में पास होना अनिवार्य है। इसका जो उल्लेख किया गया है वो आर्टिकल 368(2) में किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट, संविधान संशोधन अनुच्छेद 368 के तहत किया जाता है। लो, ये भी नोट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट नोट, धन विधेयक के संबंध में लोकसभा का निर्णय अंतिम होता है। अगर कोई धन विधेयक है उसके संबंध में जो लोकसभा है, लोकसभा का निर्णय अंतिम होता है। इस पर संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जा सकती। ठीक है, तो अब याद रखना, धन विधेयक के पर भी संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जा सकती। इस पर जो फाइनली डिसीजन होता है, क्वेश्चन दे देगा लोकसभा का, राज्यसभा का, राष्ट्रपति का, तो इस पर जो अंतिम डिसीजन है वो लोकसभा का ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट, आर्टिकल 118(3) में उल्लेख किया गया है कि राष्ट्रपति, राज्यसभा के सभापति और लोकसभा के अध्यक्ष से, याद रखना, आर्टिकल 118(3) में उल्लेख किया गया है कि राष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति, जो राज्यसभा के सभापति है, राज्यसभा के सभापति होते हैं उपराष्ट्रपति, ठीक है, और लोकसभा के अध्यक्ष से सलाह लेने के बाद दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, ठीक है, से संबंधित प्रक्रिया के नियम बना सकता है। तब याद रखना, आर्टिकल 118(3) में यह कहा गया है कि राष्ट्रपति राज्यसभा के अध्यक्ष और लोकसभा के अध्यक्ष से सलाह लेने के बाद जो संयुक्त बैठक राष्ट्रपति बुलाएंगे उसके नियम और प्रक्रिया से संबंधित नियम बना सकता है। नेक्स्ट, आर्टिकल 107(3) में उल्लेख किया गया है कि संसद में लंबित विधेयक सदनों के सत्रावसान के कारण, सत्रावसान मतलब अगर सत्र समाप्त हो गया हो, अगर कोई विधेयक या बिल लोकसभा में है या राज्यसभा में है और लोकसभा या राज्यसभा का जो सत्र है वो समाप्त हो गया हो और अगला सत्र की शुरुआत अभी ना हुई हो, तो जो उसमें बिल, विधेयक या प्रस्ताव लाया गया है वो समाप्त नहीं होता, वो ज्यों का त्यों रहता है। ठीक है, तो ये है पॉइंट। आर्टिकल 107(3)
में उल्लेख किया गया है कि संसद में लंबित विधेयक सदनों के सत्रावसान के कारण व्यापगत यानी समाप्त नहीं होते। ठीक है, नेक्स्ट, अनुच्छेद 107(4) राज्यसभा में लंबित विधेयक, अगर कोई बिल या विधेयक या प्रस्ताव राज्यसभा में लंबित पड़ा हुआ है, राज्यसभा में लंबित विधेयक जिसको लोकसभा ने पारित नहीं किया, मतलब राज्यसभा ने वो बिल या विधेयक पास कर दिया लेकिन लोकसभा ने भी वो पास नहीं किया, तो वह लोकसभा के विघटन मतलब लोकसभा की समाप्ति पर व्यापगत लैप्स नहीं होगा। तो वो लैप्स नहीं होगा, वो ज्यों का त्यों रहेगा, जैसा है वैसा ही रहेगा। फिर जब अगला सत्र शुरू हो जाएगा या फिर अगली बैठक का उसका लोकसभा का गठन हो जाएगा, तब वो फिर दोबारा वही कार्य होगा जो फिलहाल वर्तमान में है। ठीक है, नोट, लोकसभा में एक दिन में तारांकित पर्सन, क्वेश्चन आया था लास्ट टाइम में यूपीएससी के एग्जाम में कि लोकसभा में एक दिन में तारांकित पर्सनों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। तारांकित मतलब महत्वपूर्ण, इंपोर्टेंट, उन पे स्टार लगा दिया जाता है ऐसे। ठीक है, तो ये स्टार लगा दिया जाता है। इस तरह के जो पर्सन है लोकसभा में एक दिन में 20 से अधिक पर्सन नहीं पूछे जा सकते। ठीक है, तो दोस्तों ये थी आज की हमारी क्लास लोकसभा पार्ट 2, जो अति महत्वपूर्ण क्लास है। इसे क्लास को लेने के बाद भी अगर आपके में कोई डाउट आता है आपके दिमाग में, तो आप लोगों का स्वागत है, वेलकम है। आप कमेंट बॉक्स में भी हमें समस्या का समाधान करा सकते हैं और हमारे विनाइस कैंपस ग्रुप से जुड़कर, व्हाट्सएप ग्रुप या फिर टेलीग्राम ग्रुप से जुड़कर भी आप अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं और डायरेक्ट आप कॉल भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों के ठीक से समझ में आ गई होगी ये क्लास, और अगर इसके बाद भी आपकी कोई समस्या है तो हम विनाइस कैंपस की पूरी टीम आपकी समस्या के साथ खड़ी हुई है और आपकी समस्या के लिए तत्पर है और हमेशा रहेगी। बस आवश्यकता है आप लोगों को हमारे साथ बेहतर प्रकार से मिलजुल कर कार्य करने की और सफलता को कम समय में प्राप्त करने की। चलिए, मैं आपका अपना टीचर गुलशेर गौड़। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो भाई सब्सक्राइब कर दीजिएगा, फ्री है। लाइक और शेयर ज्यादा से ज्यादा कीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट भी जरूर कीजिएगा। और अगर आप पुराने हैं तो कंटिन्यूटी के साथ बने रहिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।